तो ये वाली इक्वेशन है ना 2h/r वाली, ये तभी लगेगी ना जब h की वैल्यू r से कम होएगी। कम नहीं, बहुत कम होगी। और ऊपर वाली सर जब ज्यादा होएगी। अरे h की वैल्यू r से ज्यादा हो या नहीं हो, वो सदैव लगेगी सिवाय इसके। नहीं समझ में आई बात? आगे सर ये वाली सबसे जब वैल्यू ज्यादा कम हो तब लगेगी। वो जनरल फॉर्मूला है ऐसे कौसारा, यस सर। वो कभी भी लग सकती है, और ये एक स्पेशल केस में हो गया। यस सर। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आगे सर। तो सारा रिजल्ट आ गया तुम्हारा? नहीं? आ गया सर। कितने मार्क्स आए कुल मिला के? सर 474। फिजिक्स में? फिजिक्स में 98। और ज्यादा आ सकते थे। आ सकते थे सर, पर पिछली बारी से बेटर आए हैं। पिछली बारी से बेटर आए मतलब? मतलब जो लास्ट टेस्ट हुआ था ना उससे ज्यादा आए हैं। बे भाई, तो खाली उससे ज्यादा आ गए, इससे थोड़ा ही सेटिस्फेक्शन मान लिया नहीं जाए, सर, तो थोड़ी गलत है ना। मोटिवेशन तो मिलती है ना उससे कि ज्यादा आए, नेक्स्ट टाइम क्या पता और ज्यादा आए। बात तुम्हारी सही है, मैं ये नहीं कह रहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है ज्यादा आए हैं, लेकिन बात यह है कि और ज्यादा आ सकते थे, तो उन कमियों को, जहां उन गलतियों को, जहां आपने गलती की और जो ज्यादा आ सकते थे और नहीं आए, उनको फोकस करो। आप समझ गए हम क्या कह रहे हैं? यस सर। जब तक हम अपने आप को रिविजिट नहीं करते, रिविजिट करने का मतलब समझ रहे हैं? हैं? नहीं सर। रिविजिट करने का मतलब है जब तक हम अपने आप को नहीं देखते कि हमने क्या गलत किया है। कहने का मतलब है अपने आप को रिविजिट करो, ठीक है? यस सर। क्योंकि जब तक आप रिविजिट नहीं करोगे, तब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही। इसलिए रिविजिट करना जो है बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई या नहीं है? यस सर। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखिए भाई साहब, इसी को पकड़ते हैं, ये जो ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है ना, इसी से कुछ और पकड़ते हैं। आप देख रहे हैं जीपी, अंदर मल्टीप्लाई कर दो जी का, तो जी -2h/r(g), यस और नो? यस सर। यस सर। इसे इधर ले आओ, जीपी -g और माइनस का 2h/r(g), ये हो गया चेंज। चेंज का मीन्स आप समझ रहे होंगे कि जहां वो अर्थ सरफेस और वो मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट का मतलब है जिस हाइट पर आप जी निकाल रहे हैं, अर्थ सरफेस और पी पॉइंट जो कि एच हाइट पर था अर्थ सरफेस से, उसके बीच का डिफरेंस, इसे अब हमने डेल्टा जी लिख लिया। सर। क्या आप ऐसे लिख सकते हो अब इसे? यस और नो? यस। यस सर। अब ध्यान दीजिए, डेल्टा जी/जी माइनस का 2h/r, ये वास्तव में माइनस यही बता रहा है कि भाई
वो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऊपर जाने पर कम हो रहा है, और इसे आप कहोगे, इसको फ्रैक्शनल चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर ये लिखे भाई बात साहब। सिर्फ अर्थ के लिए है ना? हैं? ये बात सिर्फ अर्थ के लिए है ना? ये बात सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है, ये बात किसी भी प्लेनेट के लिए है, ठीक है, प्रोवाइडेड एच की वैल्यू उस प्लेनेट की रेडियस से जो है काफी कम हो। क्योंकि वो फॉर्मूला खाली अर्थ के लिए वैलिड नहीं है। ये 1 मिनट देखो इधर वाला, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था, ये किसी भी प्लेनेट के लिए वैलिड है। ऐसे ही ये भी किसी प्लेनेट के लिए, किसी भी प्लेनेट की वैलिड है, लेकिन जो कंडीशन इस फॉर्मूले के लिए है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। समझ गए नहीं? यस। फ्रैक्शनल चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिख लीजिए भाई साहब सभी। यस सर। यस सर। देखो अब फिर से हम थोड़ा यही फॉर्मूला जो ऊपर निकाले थे, ये दिख रहा है जीपी बराबर, ये है, हमने अब फिर से लिख लिया जीपी, यानी यही वाला फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 2h अपॉन आर जी प्लस का जी। तो क्या हम इसे दोबारा से रीअरेंज करें तो ये 2g अपॉन आर और ये h और ये प्लस का जी। बताइए भाई साहब। यस सर ठीक। ये है हमारे पास, इधर हम बता रहे हैं जीपी और इधर h, यानी किसी भी पॉइंट पर अर्थ सरफेस से ऊपर किसी पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो उसका वेरिएशन h के साथ क्या आएगा, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स या कुछ और? स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो अपनी अपनी कॉपी में बनाने की कृपा करें। स्ट्रेट लाइन कैसी आएगी? बना लिया सर। स्ट्रेट लाइन आएगी और स्लोप आप देख ही रहे हो, उसका नेगेटिव आएगा और उसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। किसके इक्वल? जी। हाँ, जी के इक्वल। और ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा कुछ। बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। ये हो गया इसका एंगल, क्योंकि ये नेगेटिव है इसीलिए ग्रेटर देन 90 हो गया। बोलो। यस सर। स्लोप आप कहेंगे माइनस का 2g अपॉन आर। बोलिए। यस सर। और इंटरसेप्ट जी के इक्वल प्लस जी कह लो। बना लिए भाई साहब सभी या नहीं? यस सर। नो सर, बना रहे हैं। हाँ बनाओ, जल्दी बनाओ। ये जनरली ऐसे ही पूछा जा सकता है ग्राफ, डायरेक्ट।
देखिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये हमने समझा वो केस जिस समय हमने डिस्कस किया कि पॉइंट इज अबव द अर्थ सरफेस। अब हम बात करेंगे पॉइंट बिलो द अर्थ सरफेस। सुनाई आ रहा है? यस सर। तो जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता है। वास्तव में जब हम अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे तब भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज ही करता है। अब थोड़ा समझ लीजिए, अर्थ सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम। वेरीज करता है। अब इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा ये तो जो स्टेटमेंट से पता लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, उल्टा कह दें कि पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज करेगा। बोलो। यस सर। यस सर। लेकिन जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएं या अर्थ सरफेस से नीचे जाएं तो हम डेफिनेट यही कहेंगे कि भाई डिक्रीज करेगा। जैसे मान लीजिए अर्थ सरफेस, मान लीजिए जैसे आप जानते हैं कोई माइन है, अब माइन तो जमीन के अंदर ही होती है, तो वहां पर जी की वैल्यू कम हो जाएगी। कोई बात, प्रॉब्लम समझ में आ गई बात है या नहीं? हाँ जी यस सर। सर। यस सर। अब लिखिए भाई, नेक्स्ट लिखे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज बिलो अर्थ सरफेस। Acceleration due to gravity below earth surface. बना भाई? ये ऐसे समझिए आप लोग कि हमने क्या किया, अर्थ के अंदर एक गड्ढा खोद दिया और डी फॉर डेप्थ, डी डेप्थ, और ये हमने मान लिया पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी पर हमने एक मास रख दिया स्मॉल है, जैसे वह ऊपर वाले केस में किए थे वैसे ही। आवाज आ रही है नहीं? आ रही है यस सर। सर। यस सर। और ये मतलब ये हम दिखा रहे हैं, ये
सेंटर, जहां अर्थ का मास होगा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो अर्थ की रेडियस आर, लेकिन ये सीपी जो होगा वो तो आर माइनस डी हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. इसको हमने मान लिया एक्स। बात समझ में आ गई या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा ध्यान दें, जब हम सीपी यानी एक्स कह रहे हैं तो हम ये कहेंगे पॉइंट पी का डिस्टेंस सेंटर से। बोलो। और जब हम डी कह रहे हैं तो पॉइंट पी का डेप्थ सरफेस से। ये बात Yes, sir. स्टेटमेंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। तो ये लिख लो आप Yes, आगे sir. इसके डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सेंटर और डी का मतलब है डेप्थ ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सरफेस। बोलिए, बातें समझ में आ गई या नहीं? Yes, sir. चलिए भाई साहब, थोड़ा बुद्धि लगाने का काम आ गया। अब आप ये बताएं कि ये जो पी पॉइंट पर हमने स्मॉल मास एम रखा था, इसको पूरी अर्थ अट्रैक्ट करेगी जिसका मास एम है, या फिर एक्स रेडियस वाला स्फीयर का जो मास है वही अट्रैक्ट करेगा? X radius वाला. हाँ बोलो दोबारा, क्या बोले? X radius वाला. हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय केवल एक्स रेडियस वाला जो स्फीयर होगा वही इसको अट्रैक्ट कर पाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? सर Yes, sir. बोलो। जब हम इक्वेटर की बात करते हैं तब मतलब नीचे आते हुए जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती रहती है, पर अट्रैक्ट तो तब भी करती है, तो पूरा स्फीयर नहीं करना चाहिए पी को नहीं, अट्रैक्ट, अंदर सुनो वाला सुनो जो सुनो, बाहर है। सारा ये अर्थ की सरफेस पे बात नहीं हो रही है। तो एक बात बताओ, पहले आप अपने आप में ये क्लियर करें कि आप अर्थ की सरफेस के बारे में बात पूछ रहे हो या ये अर्थ के अंदर कोई गड्ढा खोद दिया वहां उसके बारे में रिगार्डिंग बात पूछ रहे सर ये बड़े वाला जो स्फीयर है ये अर्थ है। हो? बड़ा वाला स्फीयर अर्थ है। उस अर्थ के अंदर हमने एक गड्ढा खोद दिया डी डेप्थ का, और जहां गड्ढे की जो सरफेस है वो पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पर एम मास रखा है, स्मॉल एम। तो सर पूरे अर्थ ही तो अट्रैक्ट करेगी इसको भी सर। पूरी अर्थ अट्रैक्ट करेगी? हाँ सर। चलिए, अब ऐसे समझो भाई, मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं। मान लीजिए आपके पास, जैसे कि आप जानते हैं अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, और हम फिलहाल ये ही मान के चल रहे हैं कि अर्थ का शेप ओवल शेप नहीं है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब आपने क्या किया, पूरी अर्थ की सरफेस पर 500 मीटर का गड्ढा खोद के मिट्टी को कहीं स्पेस में बाहर फेंक दिए। आप समझ रहे मैंने क्या कहा? यस सर। 500 किलोमीटर की तक डेप्थ की मिट्टी हटा दी, और किसी भी तरीके से उसे हमने मान के चलो साहब मून पर पहुंचा दिया। तो आप ये बताइए, क्या अर्थ का मास कम हुआ? नेग्लिजिबल हुआ कम। 500 किलोमीटर में हुआ सर. हैं?
हुआ। सारा, तुम जो है 1 किलोमीटर तक ही 1 मीटर रेडियस का गड्ढा खोदो। 1 मीटर हाँ रेडियस का सर। गड्ढा 1 मीटर तक खोदो और मिट्टी को निकाल के और उसका वजन करो। क्विंटल से ज्यादा आएगी, बहुत ज्यादा। और यस सर, मैं, समझ गए। समझ में आया नहीं आया? यस सर। नेग्लिजिबल नहीं होगा, बहुत मास कम हो जाएगा। बहुत का मतलब ये नहीं है जीरो हो जाएगा, लेकिन काफी हद तक कम हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। तो उस केस में Yes. केवल भाई जो, जब उसका वजन कम हो गया तो सीधी सी बात है, जब वजन कम हो गया तो भाई तो अट्रैक्ट करेगा उसे, बाहर वाला नहीं अट्रैक्ट करेगा। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। अब ये बात लिख लें आप, इन दिस केस स्मॉल मास m, in this case small mass m will be attracted by, in this case small mass m will be attracted by sphere of radius x, ब्रैकेट में लिख लोगे cp is equal to r minus d। बात समझ में आई या नहीं आई? सर एक बार रिपीट यस करना। सर। अब सवाल ये आ रहा है कि भाई जो हमारा cp यानी r माइनस डी और x रेडियस जो भी कहें, उसका मास कितना है। देखो ये वाला मैं दोबारा से फिर और ये क्लैरिटी कर दूं, इतना ही स्फीयर इसको अट्रैक्ट कर पाएगा। बात समझ पाए? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो हमने मान लिया, आप नीचे लिख लेंगे भाई लेट m डैश है आपका मास ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस, यही r माइनस डी। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो यस ध्यान सर। दीजिए भाई यूनिटरी मेथड लगाएं। पूरे अर्थ का मास m और अर्थ का वॉल्यूम, जब वो गड्ढा नहीं खोदा गया तो ये बोलो, यस सर। लेकिन हमें निकालना है r माइनस डी रेडियस का मास, तो ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बोलो भाई साहब। Yes. लिखें सभी। ध्यान दीजिए सभी। अब हम भाई, अब और जो हमारे काम का मास है वो ये m डैश है, m नहीं। तो इस स्मॉल m और अर्थ के बीच में, मतलब रिमेनिंग अर्थ के बीच में कहो, फोर्स यही तो लगेगा g m डैश अपॉन r माइनस डी का स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. क्लियर टू एवरीवन? सर ये किसका फोर्स है? ये स्मॉल मास m जो यहाँ p पॉइंट पर रखा था उसके, और जो अर्थ का जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया उसके बीच का लगने वाला फोर्स। ओके सर। तो f की जगह हम क्या लिख लें? m g डैश या g p लिखें सीधा, और g स्मॉल m अपॉन r माइनस डी का क्यूब, सॉरी स्क्वायर, और m डैश जो अभी आप उधर निकाल लिए थे, m r माइनस डी का क्यूब अपॉन r क्यूब। देखो भाई साहब ये कट गए, एक बचा ऊपर से, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, तो ये मिला आपको gm अपॉन ये r माइनस डी का d अपॉन r क्यूब, लेकिन मैं ऐसे लिख ले रहा हूं। एक ही बात है भाई साहब, बोलो। Yes, sir.
अब आप देख रहे हैं ये बन गया फिर वही अर्थ सरफेस पर जी आर माइनस डी अपॉन आर। लिख पाए या नहीं? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। ध्यान दीजिए। तो कुल मिला के हमारे पास जो जीपी आया वो ये आ गया जी अपॉन आर, आर माइनस डी। अगर हम आर माइनस डी की जगह एक्स लिख लें तो जीपी आ गया जी एक्स अपॉन आर। बोले Yes. भाई आर माइनस डी की जगह अभी हमने ऊपर समझा था ना एक्स मानना, ये देखो बोलो। अरे बात क्लियर हुई नहीं? Yes, sir. और फिर से एक बात और करते हैं। आर को मतलब हम ऐसे लिख लें आर माइनस डी अपॉन आर, तो जी 1 माइनस डी अपॉन आर। एक ही बात है भाई साहब, बोलिए। यस सर। अब बताइए, एक तो ग्राफ प्लॉट करो ये जी में, मतलब जीपी में कहें और एक्स में, और दूसरा ग्राफ प्लॉट करो जीपी में और डी में। अपनी अपनी कॉपी पर ग्राफ प्लॉट करके बताइए क्या क्या आ रहा है। सर क्या बताना है? हमने लिखा है जीपी और एक्स में ग्राफ प्लॉट करना है और जीपी और डी में ग्राफ प्लॉट। सर जीपी वाला तो ओरिजिन से पास हो जाएगा। हाँ, जो भी आएगा अपनी कॉपी पे ले लो। हाँ शीतल, राधिका आई है? यस सर। तो राधिका अपने फोन से ज्वाइन नहीं किए हो क्या? सर अपने से किया है ज्वाइन। अच्छा, तो अब तबीयत ठीक है राधिका? सर अभी जाना है दोबारा डॉक्टर के। पेपर दिए थे आप? यस सर। कितने मार्क्स आए? सर फिजिक्स में 74 आए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे राधिका। अब आगे भी ये और इंक्रीजिंग ट्रेंड रहे, समझ गए नहीं? यस सर। और टोटल कितने आए? सर मेरा बायो का दोबारा चेक होगा, केमिस्ट्री का मैंने दिया नहीं था। क्यों? सर केमिस्ट्री का सिलेबस में जो फर्स्ट टेस्ट में आया था उसके 2 चैप्टर मेरे हुए नहीं थे। और बायो का दोबारा क्यों होगा? सर वो गलत चेक कर दिया। गलत चेक कर दिया? मार्क्स गलत कैलकुलेट कर दिए थे कुछ बच्चों के। नहीं तो दोबारा पर सर चेक। आ गया दोबारा सही होके। तुम्हारे जो मेरे पास मार्क्स आए हैं राधिका, मैं बता रहा हूं। तुम्हारे बायो में 10 नंबर दिख रहे हैं। सर तो 10 ही है, हकीकत कुछ और है, क्या हुआ? सर हकीकत कुछ और है। हाँ तो तुम्हारे ही कम नंबर हुए या सबके ही? सर 3-4 बच्चों के हुए थे ऐसे ही। कम? यस सर, एक के तो आ गया सर सही होके अब। तो सही होने में कितने हैं राधिका तुम्हारे, पता है तुम्हें? सर मेरा तो आया ही नहीं सही होके। तो सारा किसका आ गया सही हो गया?
सर एलिस का मेरा मेरा फाइनल आया सर। हाँ, एलिस का क्या आया है बताना। एलिस का तो 325 दिखा रहा है इसमें बायो में। ये दोबारा ये, एक मिनट, तो ये सही वाला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई, क्योंकि पहले मैं एलिस तुम्हारा तो नंबर कुछ और थे तुम्हें। क्यों एलिस? वही बोल रही हूँ सर कि सर को कॉल करी थी तो सब रीचेक होके आए हैं फिर से। तो तुमने नहीं किया, इसने राधिका ने? मतलब सर टोटल रीचेक होके आ गया सबका। तो राधिका तो अब भी 10 दिखा रहा है। राधिका कह रही है कि उसके 10 से सर ज्यादा इसने आएंगे। बोलना नहीं होगा ना इसीलिए। हैं? सर इसने सर तो बोलना नहीं होगा इसीलिए इसके कम हो। ड्रॉपर वाली में है सर अभी, इनके अलग ग्रुप है सर प्लस वन का। क्या कह रहा है किशन? ड्रॉपर में है सर वो एक, इन पे अलग आया होगा। अरे नहीं भाई, ये एलिस तो ड्रॉपर में थोड़ा ही है। इसने बोला नहीं होगा, ये सही कह रही है वृंदा। राधिका तूने मैंने बोला? बोला उनके आगे थे। यस सर ये बोलती ही नहीं है। सर बोला था, विवेक नहीं सर। बोलती तो है, देखो यहाँ तक आवाज आ रही है। अब ये मत कहना कि बोलती नहीं है, यहाँ दिल्ली तक आवाज आ रही है इसकी। सर बोला तो था, विवेक सर बोल रहे थे कि कल सेंटर पे आके फिर देख लेना। तो तेरे हिसाब से कितना आना चाहिए राधिका तुम्हारा मार्क्स बायो में? सर 95 बैठ रहे थे। हाँ तो तुम्हें बोलना चाहिए, बोलो। क्योंकि फिजिक्स में तो मेरे हिसाब से भाई पहले से बहुत सुधार की हो राधिका तुम, और ऐसे ही करते रहो तो ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। समझ गए राधिका? राधिका सुनाई आई? एलिस तुम्हारे नंबर कब क्यों आए इसमें फिजिक्स में? पता नहीं सर। किसे पता होगा, फिर उससे ही बात की जाए। क्यों एलिस? मतलब सर वो अटेम्प्ट नहीं करा मैंने इतना। मतलब सबसे बाद में किया था क्या? हाँ सर, सबसे बाद ही करती हूँ मैं वो। तो तुम्हें फिजिक्स तक पहुंचते पहुंचते कितना टाइम रह गया तुम्हारे पास? सर इतनी व्यस्त होती हूँ मैं, टाइम ही नहीं देखती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूरत से ज्यादा व्यस्त रहती है। इतनी व्यस्तता किसी काम की नहीं, समझ गई नहीं? समझ गए सर। हाँ भाई, कह रहे हैं समझ जाओ तो ज्यादा अच्छा है। चलिए आगे से और थोड़ा सुधार करो, और भी इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। यस सर है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये ग्राफ प्लॉट कर लिए, जीपी वर्सेस एस और जीपी वर्सेस डी। यस सर। जो जीपी और एक्स में आएगा वो तो ओरिजिन से पास होती हुई एक लाइन हो जाएगी, है नहीं है? यस सर। और जो दूसरा है वो क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन या कुछ और? तो स्ट्रेट लाइन। कैसी? सर डिक्रीजिंग। स्लोप नेगेटिव आएगा उसका, यस सर। और इंटरसेप्ट पॉजिटिव ही आएगा। ये है जीपी और एक्स का, और ये है जीपी और डी का। स्लोप हो गया ये, स्लोप आएगा ये समझिए आप
माइनस का g/r। बोले, बना लीजिए भाई। और इसका स्लोप कितना आएगा भाई? इसका भी g/r ही आएगा, यस लेकिन प्लस में होगा। इधर से फिर से समझे कुछ और। GP इक्वल टू जी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस G को लेफ्ट में ले जाइए, और ये बन गया डेल्टा G माइनस का GD/r, और ये डेल्टा G/G आ गया माइनस का D/r। और ये जो डेल्टा G/G आया, यही भाई फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल डिक्रीज कहिए, क्या कहेंगे इसको? फ्रैक्शनल डिक्रीज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब हम अर्थ से नीचे जा रहे हैं तब। लिख लिए सभी? यस सर। यस सर। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम ऐसे समझते हैं कि someone is starting its motion from center of earth and coming towards surface and then going above from earth surface। मतलब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम अर्थ के सेंटर से बाहर की तरफ निकलें और अर्थ की सरफेस को क्रॉस करते हुए ऊपर चले जाएं, तो उस समय जो ग्राफ आता है G में और X में, वो ये G का मतलब है, आप देखो मैंने तो वहां GP से दिखा दिया, लेकिन एग्जाम में GP से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैंने वो पॉइंट P मान लिया था। एग्जाम में G से ही लिखा हुआ मिलेगा। इस G का मतलब समझेंगे कि सेंटर से X डिस्टेंस पर आपसे पूछ रहा है ये, तो आप ध्यान दीजिए भाई, जो पहला सेंटर से सरफेस की तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान दीजिए ऊपर ही बनाया गया है ये वाला। अरे ये समझ में आई नहीं आई बात? यस सर। और अर्थ की सरफेस पर मैक्सिमम और फिर डिक्रीज होना शुरू हो रहा है, तो ये ऐसे आता है। देखिए, अर्थ के अंदर जब हम जाते हैं, सुन लीजिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाला, ये जब हम ऐसे कहें, जब हम अर्थ की सरफेस से अंदर जाएंगे तो जी डिक्रीज होता है, लेकिन सेंटर से बाहर आएंगे तो जी इंक्रीज होगा सरफेस तक। ये बात समझ में आई नहीं आई? यस भाई देखो, सुनो, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि जब आप एक्स क्या था, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जिस पॉइंट पर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना चाहते, तो जब हम ये, वही तो हम कह रहे हैं, जब हम सेंटर से अर्थ की सरफेस की तरफ आए तो जी इंक्रीज होगा,
और उसकी उल्टी बात तो कही जा रही है, जब हम सरफेस से अंदर जाएं अर्थ के तो जी डिक्रीज होगा। ये बात तुम लोगों के समझ में आ भी रही है नहीं? यस सर। भाई साहब ये बात क्लियर ना हो तो कृपा करके पूछ लें। सर पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा। सरफेस तक बढ़ेगा यस सर। फिर कम होगा, तो वो ये जो बाद वाला ग्राफ सामने वो वही तो है। यस सर। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? आज ही सर। सरफेस तक बढ़ेगा तभी तो हम कह रहे हैं सरफेस पर मैक्सिमम होगा। यस सर। और उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बात क्लियर हुई या नहीं? यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब ये जितने भी ये ग्राफ बनाए गए हैं सबका कौन सा ग्राफ किसके साथ बनाया गया है, ये सारी बातें माइंड में रखेंगे तभी बातें याद रहेंगी, वरना भूल जाए। और अगर फॉर्मूला याद है तो ग्राफ बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल स्ट्रेट लाइन ही तो आया अधिकतर केस में। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो, वरना फिर आगे बढ़े। हाँ सारा कुछ पूछना है? नो सर। मान लीजिए आपको h की जगह मतलब h की वैल्यू r के इक्वल दी, मतलब अर्थ सरफेस से r अर्थ की रेडियस के इक्वल किसी हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी वो निकाल। दोबारा बोल दो। h की वैल्यू r के इक्वल दे रखी है, यानी अर्थ सरफेस से अर्थ के रेडियस के इक्वल हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा ये पता करना। बोले सर 0। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए जो जीरो आ गया हमें बताओ। सर एच वो हाइट है ना जिसमें टिक करा था जहां तक। हाँ ऊपर जो सबसे यस सर। डी था जहां पे, उसकी जगह एच है। अरे कहा जा रहा है ये अर्थ सरफेस से h मतलब r हाइट पर, तो अच्छा हाइट ठीक है सर। जमीन के अंदर गड्ढे में होगी या ऊपर होगी? समझ गई सर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा देखो। सर G/4 आ रहा है। देखें और होगा क्या आ रहा है भाई। वृंदा का तो 0 आया था। 6। सर G/4। यस G/4 ही आएगा। अरे वो सीधा फॉर्मूला है तो ऊपर। सर ना ये बोलो बोलो। सर इसमें तो ये ना ऊपर गया ना नीचे गया। किसमें ऊपर नीचे नहीं गया बताना है? सर हम नहीं समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। कुछ बोलोगे तभी तो हमें बात सुनाई आएगी, बिना बोले थोड़ा आ जाएगी। सर ना तो इसमें ये ऊपर गया ना नीचे गया।
अरे मैं यही बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि ना ऊपर गया ना नीचे गया, इसका कहने का मतलब क्या है? सर मतलब अर्थ से बाहर और अर्थ वो एच हाइट ऊपर गया। आवाज कट रही थी, कोई एक जना बोलो, सारा तुम रुको जरा, ये बोलने दो इसको। क्या बोली वृंदा, बोल। सर इसमें ये अर्थ से मतलब बाहर है या अंदर है? किसमें, इस न्यूमेरिकल में? यस सर। मैंने क्या बोला था? बाकी के बच्चों को सुनाई आया था? मैंने ये बोला था अर्थ सरफेस से अर्थ की रेडियस के इक्वल हाइट पर। तो अब ये एक बात बताओ, हाइट अर्थ सरफेस से ऊपर के लिए नाम लिया जाएगा या अर्थ के अंदर गड्ढा खोदने के लिए नाम लिया जाएगा, या अर्थ की सरफेस पर चलने के लिए नाम लिया जाएगा? ऊपर सर। फिर भाई मैंने यही तो बोला था कि अर्थ सरफेस से अर्थ की रेडियस के इक्वल हाइट पर। अरे यही बोला था या नहीं? यस सर। फिर तो फिर कैसे कह दिया कि भाई ना ये ऊपर गया नीचे गया, जब क्लियर हो रहा है साहब कि भाई ऊपर जा रहा है, अर्थ से ऊपर की तरफ जा रहा है। अरे सभी का आंसर आ गया नहीं? यस सर। यस सर। चलिए अब एक बात पर और विचार करते हैं। जब हम अर्थ के नीचे गए थे तो हमारा डेल्टा जी अपॉन जी आया था ये माइनस का डी अपॉन आर, और जब हम अर्थ से ऊपर गए थे तो हमारा ये आया था डेल्टा जी अपॉन जी। ये बोलो, माइनस तो ये बता रहा है डिक्रीज। अब हमें ये बताइए डिक्रीजिंग का रेट, डिक्रीजिंग रेट किस केस में ज्यादा है, नीचे जाने में या ऊपर जाने? सर नीचे जाने में। कैसे? सर 2h वाला ज्यादा है तो वो नेगेटिव है तो वो कम होएगा। आवाज तुम्हारी कट रही है, सारा दोबारा बोलो सही से। सर इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी दूसरे वाले की और वो माइनस में है। देखो माइनस तो खाली हमने ये बोला अभी आपसे कि डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस तो खाली डिक्रीज बता रहा है और हम वर्ड भी डिक्रीज ही यूज कर रहे हैं, तो माइनस तो आप दोनों में काउंट नहीं करेंगे। माइनस का कोई रोल नहीं है, माइनस तो सिंपली ये बता रहा है कि वो डिक्रीज हो रहा है और उसका कोई मतलब नहीं है। सभी सोचें, विचार करें और बताएं। डिक्रीजिंग रेट किसमें ज्यादा होगा? अच्छा, डिक्रीजिंग रेट का मतलब समझ रहे हैं? अरे भाई डिक्रीजिंग रेट का मतलब समझ रहे हैं? यस सर। क्या है बताओ? सर कौन जल्दी कम होएगी, हैं? जल्दी कम होएगी सर, जी की वैल्यू जिस किस जल्दी कम होएगी। देखो ऐसे समझो, जैसे वो जो ऊपर आया था ये अगर हम वही दोबारा से उसको रिपीट कर रहे हैं, ये अगर मैं डी जी पी अपॉन डी एच निकालूं तो ये माइनस का 2g अपॉन आ रहा है। बोलो, यही है डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट का मतलब है कि अगर हम यूनिट डिस्टेंस चलें तो g की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, इसे हम कहेंगे डिक्रीजिंग।
अरे ये बात समझ में आई नहीं आई? कि अगर हम यूनिट डिस्टेंस चलें तो कितना आएगा डिक्रीजिंग रेट? वैसे ही तुम ध्यान दो, अगर नीचे जाने वाले में अगर हम डिक्रीजिंग रेट देखें तो वहां डी डी लिख देंगे, डी का मतलब डी अपॉन डी एच लिखा तो वहां तो डेप्थ था ना, तो वो ये आ जाएगा, आया ना? ये बात समझ में आई भी है नहीं? नो सर। और जो ये डीजीपी अपॉन डीएस समझ में आ गई? नहीं सर, ये भी नहीं आई। भाई इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते सारा एच के रेस्पेक्ट में, तो जी तो कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा, तो डी जी पी अपॉन डी एच यही तो आएगा फिर माइनस का 2 जी अपॉन आर है। यस सर। और वैसे ही इधर वहां क्योंकि डेप्थ के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसलिए मैंने डी डी लिख दिया, यहाँ डी एच था तो यहाँ डी डी तो होगा। अरे तुम लोग समझ पा रहे हो या नहीं? एक तो बोलता नहीं कोई, जैसे कि जो है। यस सर। अरे भाई जब तक तुम बोलोगे नहीं तो हमें कौन सी समझ में पता लग जाएगा? भगवान तो है नहीं कि मन की बात जान लेंगे, हाँ भी समझ में आ गया है नहीं। आ गया सर समझ। और ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि वो सामने बैठे हैं तो पता लग जाए कुछ। तो आप ये बताओ किसके केस में, मतलब ऊपर जाने वाले केस में या नीचे जाने वाले केस में, किस में जो है रेट ऑफ डिक्रीजिंग ज्यादा होगा, किसमें कम? 2G/R वाले में ज्यादा। हैं? 2G/R वाले में ज्यादा। ज्यादा होगा, सही कह रहे हो, इसमें गलत कहाँ है? वो उससे डबल है। यस सर। माइनस का कोई रोल नहीं है, माइनस तो खाली ये बता रहा डिक्रीज हो रहा है। बोलो। यस अब सुनो समझो इधर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लो, मैं समझाने के पर्पज से मान लूं कि आप 5 किलोमीटर अर्थ से ऊपर गए और 5 किलोमीटर ही अर्थ के अंदर गए, तो ऊपर और नीचे गए बराबर बराबर 5 किलोमीटर, तो ऊपर वाले केस में ज्यादा वैल्यू होगी जी की, नीचे वाले केस में ज्यादा वैल्यू? नीचे वाले में। क्यों? वो लेस रेट से डिक्रीज होएगा। हाँ, क्योंकि वहां वो कम रेट से डिक्रीज हो रहा। बातें समझ में आ भी गई है नहीं? यस सर। और अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू क्या होगी ये बताओ भाई साहब? सर जो थी वही होगी मैक्सिमम। हैं? सर 0। वृंदा कुछ और बोली थी। वृंदा क्या होगी? 0। सोचने समझने में कभी टाइम नहीं दी, बस मुंह खोलने में ही टाइम देते हो। अरे थोड़ा सोचा करो, ये सामने नहीं देखो वो एक्स वाला किधर गया, ये तो इसकी जगह जवाब जब सेंटर के लिए ये 0 ही तो हो गया, तो जब एक्स 0 लगाओगे तो सेंटर पर 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। लिख लो, अब सभी लिख रहे हैं भाई। कंक्लूजन ये निकला, सेंटर पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0, सरफेस पर
जो भी होगा, लेकिन मैक्सिमम। सेंटर पर 0 और सरफेस पर मैक्सिमम, और ऊपर जाएंगे तो सीधी सी बात है, जब सेंटर सरफेस पर मैक्सिमम है तो डिक्रीज ही करेगा। बातें समझ में आ गई सभी के या नहीं? यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। असल में ये जो हमारा ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर है, इसमें ये जो सारी बातें समझाई जा रही है ना, कि ऐसे ही उठा के पूछ लेता कभी कभी, मतलब न्यूमेरिकल आते हैं, हम ये नहीं कह रहे, न्यूमेरिकल तो खूब आते हैं, और इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे नीट हो या जे। और ये बातें सीधे ऐसे ही उठा के पूछ, कोई चेंज नहीं, विदाउट एनी चेंज, वो सीधा ऐसे ही उठाएगा और पूछ लेगा। चलिए भाई, अब अगले उस पर बढ़ते हैं आगे। हेडिंग डालें हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जरा एक मिनट, आप ये हम थोड़ा गलत लिखा है क्योंकि ये समझ में नहीं आया। आप पहले ये लिखें ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड लिखा, पोटेंशियल कार्ड। हाँ शीतल आई हो? शीतल निकल ली। देखो, यूनिटरी मेथड तो कई बार बातें आई हैं यूनिटरी मेथड की, क्यों? यस सर। यस सर। क्या होती है यूनिटरी मेथड? जैसे मान लीजिए ये एक कैपिटल एम मास है पॉइंट, और भाई साहब ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी पर हमने स्मॉल एम मास रखा, ठीक है? तो कैपिटल एम स्मॉल एम पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, हाँ या ना? यस सर। क्योंकि आपको पता है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। और मान लें कि ये फोर्स एफ है, क्या है? तो ध्यान दीजिए भाई साहब, कैपिटल एम के कारण स्मॉल एम पर एफ फोर्स लगा। अब हम ये चाहते हैं तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल एम पर लगने वाला फोर्स कैपिटल एम के कारण, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा, ये है, हाँ या ना? यस सर। तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर इस स्मॉल एम का मास 1 kg हो जाए, यानी यूनिट हो जाए, तो बताइए 1 kg मास पर लगने वाला फोर्स एफ अपॉन एम ही तो होगा, हाँ या ना? हाँ आदित्य बताएं, क्या ये बात सही लिखी गई है या गलत है? सही है सर। 1 kg मास हो जाए, मतलब हम कहेंगे एम मास पर एफ फोर्स, तो 1 kg मास पर एफ अपॉन एम।
वास्तव में ग्रेविटेशनल फील्ड यही होता है। डेफिनेशन ग्रेविटेशनल फील्ड की कहती है कि किसी मास के कारण अगर 1 kg मास पर लगने वाला फोर्स पता कर लें, दोबारा सुनो, हमें जिस मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है उसके कारण और जिस पॉइंट पर निकालना है वो पॉइंट पता हो। दोबारा सुन लो, अब हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए मास एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट मास, मतलब 1 kg मास। मतलब ये हुआ, हमें कैपिटल एम के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर। तो पी पॉइंट पर अगर 1 kg का मास रखा हो तो उस 1 kg के मास पर लगने वाला फोर्स कैपिटल एम के कारण 1 kg मास पर लगने वाला फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। लिखे हुए आप इसमें थोड़ा करेक्शन और करो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखो। लिखे भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मास कैपिटल एम। Gravitational field intensity due to mass capital M at point P is defined as the force acting on a unit mass, ऐसे लिखो, acting on a unit mass placed at point P. Acting on a unit mass placed at point P. अब ध्यान दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि P पर हम 1 kg का ही मास रखें, हम 10 kg का रख लें, फर्क क्या पड़ रहा है। लेकिन मैथमेटिक्स लगा के कि जब 10 kg पे इतना लग रहा है तो 1 kg पर कितना लगेगा। अरे तुम लोग समझ पा रहे हो या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक तरीके से ये हो गया, ई से दिखाते, ये आ जाएगा F/m। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट होगा न्यूटन पर केजी और डायरेक्शन होगी जिस मास के कारण हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाहते हैं और जिस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं उस मास को उस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो और टुवर्ड्स द मास। मतलब ये हुआ डायरेक्शन हो गई along the line joining mass and point
and towards the mass. Towards the mass कौन सा? जिसके कारण हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल। भाई साहब बात समझ में आ गई या नहीं है? यस। कोई प्रॉब्लम? एक बार हिंदी में दोबारा बता दो डेफिनेशन। हिंदी में ये है डेफिनेशन, जो हमारा पॉइंट P है उस पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। किसके कारण निकालनी है? कैपिटल M के कारण। यहां तक सारा बात समझ में आ रही है? यस। तो डेफिनेशन ये कहती है, जिस पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, अगर उस पॉइंट पर 1 kg का मास रखा हो, तो उस 1 kg के मास पर लगने वाला फोर्स किसके कारण? जिसकी हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस मास के कारण। तो उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सर ये मतलब F कैपिटल M है? जल्दी बोला करो वृंदा, बीच में रुक के जाती हूँ। बोलो दोबारा। सर ये F बाय बड़ा M है ना? नहीं, ये स्मॉल M है बेटा, वो लग रहा है तुम्हें, वो ये स्मॉल M है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ यही तो समझाया, इधर हम भाई तो समझा रहे थे अभी कि भाई जरूरी नहीं है कि हम इस पर 1 kg का मास रखें ही, लेकिन डेफिनेशन में 1 kg का मास है। अगर मान लीजिए हमने 1 kg का मास नहीं रखा है तो प्रॉब्लम क्या है? तो हमने कह दिया M पर लगने वाला फोर्स कैपिटल F स्मॉल m पर, तो 1 kg पर लगने वाला F अपॉन स्मॉल m हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, मतलब हमने मैथमेटिक्स की हेल्प ले ली। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो डायरेक्शन ये होगी और वैल्यू ये होगी। अब ध्यान दीजिए, अगर आप कैपिटल M और स्मॉल m के बीच लगने वाला फोर्स न्यूटन्स लॉ से, ग्रेविटेशनल लॉ से देखें, तो वो यही तो होगा। बोलिए। यस सर। और E अभी आप ऊपर निकाले, तो लगा दीजिए भाई। तो E कितना आ गया? GM अपॉन R। बात समझ में आ भी गई या नहीं? यस सर। और ये हमने माना M है हमारा पॉइंट मास। क्या है? पॉइंट मास। बोलो। यस सर। यस। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो जिस मास के कारण जिस डिस्टेंस पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, फॉर्मूला ये GM अपॉन R स्क्वायर, मतलब उसका मास पता हो और उस पॉइंट की उस मास से डिस्टेंस पता हो, तो हम इजीली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन, जिस पॉइंट के कारण हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट की तरफ ऑलवेज, और उस लाइन के अलोंग, कौन सी लाइन के अलोंग? जो वो मास और उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग।
ये लाइन के अलोंग का मतलब समझते हैं? यस सर। वो तो कल ही समझाए थे। यस सर। मतलब उन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए आप, और फिर उसी लाइन के अलोंग हो जाएगा, होगा उस मास की तरफ जिसके कारण आपको फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आया, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट मास कैपिटल M at point P at a distance R from mass capital. हाँ भाई साहब लिख लिए? यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो नो तो आकाश अभी तुम्हारी कॉपी चेक नहीं हुई? नो सर। अब लिखें भाई आगे। लिखें, हेडिंग डालें। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए रिंग। रिंग का मतलब जानते हैं या नहीं? यस। क्या होता है रिंग का मतलब, बताइए। सर जिसका मास उसकी सरकमफ्रेंस पे हो। यस, जिसका मास एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको, जो देखने में तो 2 डायमेंशन है, लेकिन उसका जो मास है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होता है। बनाइए भाई साहब। क्या x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर स्क्वायर रूट में होगा ये? सर ये r/2। है r/2 का लिखा है? सर ये r पूरी है या आधी है? रेडियस है r, ठीक है। लिख लो r है रेडियस ऑफ रिंग, m है मास ऑफ रिंग। ये सेंटर x है, जिस पॉइंट P पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उस पॉइंट
P की डिस्टेंस कहां से, सेंटर से, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग। और ये फॉर्मूला भाई डेराइव नहीं करेंगे, सीधा यूज करेंगे, ये आता है G M X अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/। और डायरेक्शन होगी इधर की तरफ, मास तो इधर है तो इधर की तरफ होगी, अलोंग दी लाइन। अरे समझ में आई नहीं आई? यस सर। यस सर। और ध्यान दो, अगर ये पॉइंट इधर मानते आप, यानी ये इधर, तो डायरेक्शन इधर की तरफ, हाँ या ना? हाँ यस कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। अब ध्यान दीजिए, मान लें कि x की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है r के कंपैरेटिव। समझ रहे हो ना क्या कहा? यस सर। मतलब स्पेशल केस हो गया, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो r स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे। यस सर। GMX अपॉन R स्क्वायर को नेग्लेक्ट मतलब उसकी जगह 0 लगा दें, तो ये नीचे x क्यूब ही तो हो जाएगा, फिर यही तो आ जाएगा, बोलो। यस सर। यानी और ये फॉर्मूला बन गया जैसे कि ये पॉइंट मास हो, ऊपर देखिए पॉइंट मास के कारण एग्जैक्टली यही आया है। यस सर। कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है, लिख लेंगे अब नीचे इतना लिखने के बाद, इसका मीन्स ये हुआ कि अगर पॉइंट पी का मतलब जिस पर हमें फील्ड निकालना है वो रिंग से बहुत दूर है, तो हम ये कहेंगे कि भाई पूरा मास रिंग का उसके सेंटर पर सेंटर्ड है, ऐसा बिहेव कर रहा है। लेकिन इन दिस केस, in this case the whole mass of the ring is centered at its center and it is behaving as a point mass. बताइए भाई साहब, टाइम हो गया? सर ग्रेविटेशन इस बात का फर्क नहीं पड़ता ना? है तुम वृंदा, बोलने के बाद चुप मत हुआ कर भाई, जब बोला जा रहा है दोबारा बोलो, तो बोलती काहे को नहीं है, बोलो। सर अगर ग्रेविटेशन फोर्स होती उस पे तो नहीं फर्क पड़ता। ग्रेविटेशनल फोर्स होती उस पर फर्क नहीं पड़ता? सर ऊपर वाले फॉर्मूले में। मैं नहीं समझ पा रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे, पहले मुझे समझाओ तब मैं बता पाऊंगा।
अब कुछ बोलोगे भी? सर मैं पूछ रही इतना। हाँ पूछो, क्या पूछ रही सारा? सारा आवाज आ रही है सारा? इधर आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। वृंदा कुछ पूछ रहे थे, बोलो। अरे आवाज तो मुझे ही नहीं आ रही तुम्हारी सारा, मुझे ही नहीं आ रही आवाज। अब ऐसा करते हैं, रखते हैं फिर, है कल पूछना, मतलब अगली क्लास में। हाँ वृंदा, समझ में आ गई बात? क्वेश्चन को तैयार कर रखना, ठीक है? अरे आवाज आ रही भाई? किसी को भी आ रही है आवाज? आ रही है सर। हाँ ठीक है, तो रख दो, रख दो ठीक भैया। है, थैंक यू।